नमस्कार दोस्तों, टेड एग्जाम्स गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो 8th क्लास का जो 9th क्लास में प्रवेश हेतु जो एग्ज़ाम्स हुए थे अभी रविवार को अर्थात 3 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों, उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल प्रवेश परीक्षा मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा वर्ष 2022 के लिए जो पेपर हुए थे, ठीक है, उस पेपर का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पेपर्स में आप क्वालिफाई हो जाते, तो दोस्तों इसका जो पहला प्रश्न था वो था पाउन शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। पाउन शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? मित्र, शत्रु, अतिथि या ऑप्शन नंबर डी है पड़ोसी। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों पाउन का मतलब होता है मेहमान, ठीक है। पाउन बोलो या मेहमान बोलो या अतिथि बोलो एक ही बात है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है दोस्तों? सूरदास, कबीरदास, रैदास या फिर तुलसीदास? तो दोस्तों प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के जो कवि है वो है दोस्तों रैदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? यह क्या है? कर्मधारय समास है, अविभाव समास है या बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष है दोस्तों? तो दोस्तों जिस पद में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो अवयवी भाव समास कहलाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही समास, ये दोनों ही पद कैसे? प्रति प्लस दिन, दोनों ही पद कैसे दोस्तों? प्रधान पद है, ठीक है। इसलिए हमारा इसका जो आंसर होगा वो अवयवी भाव होगा, ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसका क्या होगा दोस्तों आंसर? अवयवी भाव, बोलते नहीं आ रहा है। अगला देखिए दोस्तों, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार? तो दोस्तों जिस भी पंक्ति या जिस भी पद में जब शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थात एक ही शब्द का बार बार आना, वो जो अलंकार होता है वो होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसमें नव के नव, अर्थात इसमें बार बार कौन आ रहा है दोस्तों? कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही? नव की, ठीक है। तो दोस्तों इसमें होगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, धुआंधार जल, ये धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो दोस्तों ये एमपीजीके का क्वेश्चन है, ठीक है। गंगा, यमुना, नर्मदा या ताप्ती नदी? धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पे है दोस्तों? तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है, ठीक है, जबलपुर में, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी सही होगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अब लो नसानी अब नो नशे हो पंक्ति में रस है। तो दोस्तों इसमें कौन सा रस है? शांत रस, वीर रस, करुण रस या ऑप्शन नंबर डी है हास्य रस? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो शांत रस होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? शांत रस, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो दोस्तों ये जो आया है वो शायद सेवंथ क्लास का हिंदी में है, आत्मविश्वास पाठ, ठीक है। तो आत्मविश्वास जो पाठ गद्य है
वो एकांकी से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? एकांकी। इसमें ऑप्शन दिए है यात्रा संस्मरण एकांकी, या ऑप्शन नंबर सी है निबंध, या ऑप्शन नंबर डी है कविता। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी वाला होगा। ठीक है दोस्तों, एकांकी होगा। ठीक है, आत्मविश्वास जो है वो एकांकी गद्य से लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इसमें सही वर्तनी छाटिए, अर्थात इसमें सही शब्द कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी है उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी है उज्ज्वल, या ऑप्शन नंबर डी है उज्ज्वल। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? आप बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो उज्ज्वल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला देखिए दोस्तों, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोस्तों चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोस्तों 12, ऑप्शन नंबर बी है 14, ऑप्शन नंबर सी 16, या ऑप्शन नंबर डी है 18। तो दोस्तों चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी दोस्तों? 16। ठीक है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? गांव, पुत्र, अमृत, या ऑप्शन नंबर डी है धैर्य। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो तद्भव शब्द जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे थोड़े बहुत मतलब संस्कृत से लिए हुए होते हैं। ठीक है, और जो तत्सम होते हैं वो पूर्णतः संस्कृती शब्द होते हैं। ठीक है, अर्थात संस्कृत में जैसे प्रयोग किए जाते हैं वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो संस्कृत से थोड़े से मतलब कुछ थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, थोड़ा सा ही परिवर्तन किया जाता है, वो तद्भव होते हैं। ठीक है, अर्थात हमें तद्भव जो शब्द होते हैं उनको देशज शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर होगा जो गांव। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? गांव। गांव एक हमारा तद्भव शब्द है, और गांव का जो तत्सम हो जाएगा वो ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ग्राम जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, अर्थात तत्सम शब्द है। ठीक है, और तद्भव जो है वो एक मतलब कुछ ही अंशों में मतलब थोड़ा सा ही कुछ बदलाव या परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, वो तद्भव कहलाते हैं। और जो जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे के वैसे हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, और हमारे से यहाँ जो पूछा है वो तद्भव पूछा। ठीक है, इसलिए हमारा गांव आंसर सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, शब्दकोश में आयुध शब्द का अर्थ है हाथी, आशीर्वाद, हथियार, या सजावट। तो दोस्तों शब्दकोश में जो आयुध है उसका अर्थ जो होता है वो हथियार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है ना, हथियार होगा। ठीक है, आयुध का शब्दकोश में जो है वो हथियार है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो दोस्तों ये जीके के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेपर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों पीएससी प्री में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरी जैसे जो भी आप कॉम्पिटिटिव की जो भी एग्जाम्स देते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है तो 14 सितंबर 1949 में, या 26 जनवरी 1950 में, या 15 अगस्त 1947, या 24 दिसंबर 1948। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में जो स्वीकार किया गया वो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों परिणामवाचक जो क्रिया विशेषण है वो पर्याप्त, कल्पना, या विषैला, या मीठा। क्या होगा दोस्तों? परिणामवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों ये एक संख्या के रूप में होता है। ठीक है, या तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं वो संख्या को बताता है। किसको बताता है दोस्तों? संख्या को। जैसे थोड़ा सा, या कुछ, या कुछ कुछ, या बहुत अधिक,
या बहुत कम, ठीक है। तो इसमें जो होगा दोस्तों पर्याप्त, कल्पना, विषैला या मीठा, क्या होगा दोस्तों इसमें? तो दोस्तों इसमें पर्याप्त होगा, ठीक है ना दोस्तों? क्या होगा? पर्याप्त, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा, है ना। अगला देखिए मेरे दोस्तों, 9 दिन चले अढ़ाई कोस कहावत का आशय है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, दोस्तों इसका क्या अर्थ है? ये कहावत क्या बोलता है दोस्तों? 9 दिन में 2.5 कोस चलना, या केवल दिन में ही चलना, या ऑप्शन नंबर सी धीमी गति से काम करना, या ऑप्शन नंबर डी है व्यर्थ का काम करना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 9 दिन चले अढ़ाई कोस कहावत, अर्थात दोस्तों धीम, कुछ भी जो कार्य जो चल रहा है, जो भी हो रहा है वो धीमी गति से होना, ठीक है। अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, धीमी गति से काम करना, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? धीमी गति से काम करना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अमृत शब्द का विलोम शब्द होगा। दोस्तों विलोम शब्द का मतलब होता है उसका एकदम उल्टा, ठीक है। अर्थात विलोम शब्द का क्या होगा दोस्तों? सुधा, पीयूष, विष या सोम। तो दोस्तों अमृत का मतलब एक अच्छा, ठीक है, और विष का मतलब जहर होता है, ठीक है दोस्तों। तो अमृत का हमारा जो एकदम उल्टा होगा, अर्थात जो विलोम शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विष होगा, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों? क्या होगा? विष। अगला देखिए दोस्तों, ये जो पेपर हुआ था इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 100 क्वेश्चंस थे, है ना। 30 नंबर ये शायद 15 नंबर हमारा जो था वो हिंदी का था, और 15 नंबर इंग्लिश का, 15 नंबर मैथ्स, और 15 नंबर जो था वो शायद पर्यावरण, और इस प्रकार से टोटल जो थे वो 100 क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए जब भी आप अगर इस बार आप 7th क्लास में हो और आते साल अगर आप 8th में जाने वाले हो, ठीक है, तो 8th वाले के लिए 9th क्लास में प्रवेश हेतु इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जो भी बच्चा इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है, तो उसे उत्कृष्ट या मॉडल स्कूल में एक हॉस्टल सुविधा मिलती है, ठीक है। तो हॉस्टल में रह करके आपको 9th क्लास पढ़ना होता है, ठीक है। अगर आप भी हॉस्टल में जाना चाहते हो तो आप भी 8th क्लास में एक अच्छी सी तैयारी कर लेंगे, है ना। उसमें जीके आएगा, पर्यावरण रहता है, और हिंदी, गणित, इंग्लिश, ये जो भी सब्जेक्ट है आप इस वीडियो में देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है। आपको लास्ट में इसके बारे में एक डिटेल, एक विस्तृत जानकारी दे दूंगा दोस्तों, कौन सा सब्जेक्ट से कितना आता है, कितना नहीं आता, कैसा क्या रहता है, ठीक है, और कैसा क्या आता है, और कौन सी कक्षा में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और आप इसके लिए सिलेक्शन हो जाते हैं, इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको 9th क्लास में पढ़ने के लिए मौका मिलता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित किया जाता है ना दोस्तों। तो अगला जो 16वां क्वेश्चन है वो हमारा है इंग्लिश का, ठीक है। द वर्ड वरी इज प्रोनाउंस्ड एज, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका प्रोनाउंस्ड क्या होगा दोस्तों? वरी, वरी, वेरी या बेरी, क्या होगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, बेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए दोस्तों 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, आई हैव डन द वर्क, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया गया है आई हैव डन द वर्क, तो दोस्तों इसका द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज, ये जो सेंटेंस ऊपर लिखा है उसका पैसिव वॉइस क्या होगा दोस्तों? आई हैड डन द वर्क। ऑप्शन नंबर बी है द वर्क हैज बीन डन बाय मी, या ऑप्शन नंबर सी है द वर्क had been done by me, या ऑप्शन नंबर डी है द वर्क was done by me। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा द वर्क हैज बीन डन बाय मी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप एग्जाम्स, अगर कोई 8th क्लास का ये पेपर देख रहा हो और जिन्होंने एग्जाम्स दी है 9th में प्रवेश हेतु उत्कृष्ट में या मॉडल स्कूल में जाने के लिए, तो दोस्तों हमारा ये जो आंसर होगा वो बी आंसर सही होगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों
दोस्तों अगला देखिए, अगला है रूस्टर मीन्स। दोस्तों इसमें पूछा है रूस्टर, ये जो रस्टल है, रस्टल मीन्स क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर है अ लाइट साउंड लाइक लीव्स मूविंग टुगेदर, ऑप्शन नंबर बी है अ रोमिंग साउंड, ऑप्शन नंबर सी है अ क्राई मेड बाय अ चाइल्ड और अ डॉग, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों नॉन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप आंसर लगाए, आपने क्या किया है वहाँ पर जहाँ पर एग्जाम देने गए थे, ठीक है? आप पहले आप मन में सोचिए, आप इससे अपने नंबर भी जोड़ सकते हैं, इसका क्या आंसर हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, मैंने क्या किया, सर क्या बता रहे वीडियो में क्या है, ठीक है? तो मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ पेपर दोस्तों वो एकदम राइट आंसर है, ठीक है? वीडियो बनाने से पहले दोस्तों पूरा पेपर में एनालिसिस किया, पूरा चेक किया इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने नंबर जोड़ सकते हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो अ लाइट साउंड लाइक लीव्स मूविंग टुगेदर, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, है ना? ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, अगला है द एंटोनियम ऑफ ऑफ्टन इज, ठीक है? दोस्तों एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है? अपन एंटोनियम को जो बोलते हैं वो हिंदी में विलोम शब्द, ठीक है? विलोम एंटोनियम का मतलब उसका एकदम ऑपोजिट अर्थात एकदम उल्टा। तो ऑफ्टन का क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों ऑफ्टन का क्या ऑप्शन सही होगा? ऑलवेज, एवर, सेल्डन या फ्रीक्वेंट, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो सेल्डन होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए दोस्तों, ही प्रीफर कॉफी, ये फिल ब्लैंक्स को फिल करना, ठीक है? ही प्रीफर कॉफी ब्लैंक्स, और ऑप्शन ये आगे है टी, तो क्या होगा दोस्तों ब्लैंक्स में क्या आएगा? ही प्रीफर कॉफी फॉर टी, ही प्रीफर कॉफी देन टी, या ऑप्शन नंबर सी जो है ही प्रीफर कॉफी देन टी, या फिर होगा ही प्रीफर कॉफी टू टी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो टू होगा, ठीक है? ही प्रीफर कॉफी टू टी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों? अगला देखिए दोस्तों 21, अ हर्ड ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, बटालियंस ऑफ शिप्स, या फिर डी ऑप्शन है अ स्वार्म ऑफ शिप्स। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो फ्लीट होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, फ्लीट, है ना दोस्तों? अगला देखिए दोस्तों 22 का, व्हेन डिड कान्हा-किसली पार्क केम इनटू एक्सिस्टेंस। दोस्तों कान्हा-किसली जो पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब बनाया गया दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो बनाएगा वो 1962 या 1965, ये ऑप्शन नंबर सी है 1950, ये 40, ये 55, या ऑप्शन नंबर डी है 1947। तो दोस्तों जो कान्हा-किसली पार्क है जो मंडला में है, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और एक अभ्यारण्य भी है, ठीक है? जिसमें हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ का संरक्षण किया जाता है, ठीक है? तो दोस्तों इसका क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों इसका? 1955 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है? जो कान्हा-किसली पार्क है उसको 1955 को एक्सिस्टेंस किया गया था, ठीक है? अगला देखिए दोस्तों 22 का, सॉरी दोस्तों 23 का, ग्रेडिंग इन द बेस्ट हॉबी, ठीक है? द अंडरलाइन वर्ड इज, दोस्तों जो अंडरलाइन किया गया वर्ड क्या है दोस्तों? अर्थात अंडरलाइन किया गया क्या है? ग्रेडिंग है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? गेरेंड, पार्टिसिपल, या फाइनाइट वर्ब, या इनफाइनाइट, क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो है गेरेंड, ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है? ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? अपने को इनमें से चार ऑप्शन में से एक को उठाना है और खाली स्थान को भरना है, अर्थात ब्लैंक्स को फिलअप करना, ठीक है?
तो हमारा जो सेंटेंस है, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ब्लैंक्स ही रन अवे। तो क्या होगा दोस्तों ब्लैंक्स में, as soon as, ये ऑप्शन नंबर बी है, देन, या ऑप्शन नंबर सी है सो, या ऑप्शन नंबर डी है कैन। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सो। क्या होगा दोस्तों? सो। नो सूनर डिड द कोबरा सो ही रन अवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों इसमें क्या झाड़ना है? सूटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ब्लैंक्स है, फिर डॉग्स व्हेन यू एंटर अ स्ट्रेंजर प्लेस। तो क्या होगा दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर ए है अवेयर ऑफ, ऑप्शन नंबर बी केयरफुल ऑफ, या ऑप्शन नंबर सी अश्योर ऑफ, या ऑप्शन नंबर डी है बीवेयर ऑफ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बीवेयर ऑफ डॉग्स व्हेन यू एंटर ए स्ट्रेंजर प्लेस। ठीक है, तो इसमें बीवेयर हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला है 26 जो है, राइट द सिनोनियम ऑफ नेटिव। सिनोनियम का मतलब दोस्तों होता है पर्यायवाची शब्द, अर्थात उसका समानार्थी शब्द क्या होगा। अर्थात यहाँ पे जो शब्द दिया गया है नेटिव, उसके है ना, ठीक है, उसके सिमिलर वर्ड कौन सा होगा दोस्तों? इंडिजेनियस, या अक्यूट, या एक्सोटिस, या ऑप्शन नंबर डी है अनेचुरल। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इंडिजेनियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 26, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। तो दोस्तों इसमें जैसे उसमें आया था ना कि सही शब्द को छांटना इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अकोमोडेट, या ऑप्शन नंबर सी है अकोमोडेट, या ऑप्शन नंबर डी है अकोमोडेट। तो दोस्तों इसमें स्पेलिंग देखना है कि इसमें सही शब्द, सही स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है दोस्तों इसमें? तो इसका जो है अकोमोडेट आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, जो अंडरलाइन किया गया है वो कैसा स्पीच है दोस्तों? स्पीच का कौन सा पार्ट है दोस्तों? सी रोड द मी यस्टरडे। तो ये क्या है दोस्तों? यस्टरडे जो है वो एक नाउन है, या प्रोनाउन, या एडजेक्टिव, या एडवर्ब। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों ये जो अंडरलाइन किया गया है, जो यस्टरडे है वो एडवर्ब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज और हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों 29 का, तो साइलेंट वर्ड या लेटर इन द वर्ड नेल्ड इज। ठीक है, तो इसमें जो साइलेंट वर्ड क्या होगा दोस्तों? जो नेल्ड जो वर्ड दिया गया है इसमें साइलेंट क्या है दोस्तों? के, या ऑप्शन नंबर बी है एन, या ऑप्शन नंबर सी आई, या आई करके दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है एल है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है ई। ठीक है, तो इसमें जो साइलेंट वर्ड है वो दोस्तों के होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम ये जो KNELT जो शब्द दिया गया है या वर्ड दिया है इसको हम नेल्ट पढ़ते। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखिए दोस्तों 30 का, ही इज ब्लैंक्स MBA। तो दोस्तों ब्लैंक्स में क्या आएगा? ही इज अ MBA, ही इज अन MBA, या ऑप्शन नंबर सी है ही इज द MBA, या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसके साथ क्या लगेगा दोस्तों? अन लगता है ना, तो दोस्तों बी हमारा सही आंसर होगा, ही इज अन MBA। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 31 का, तो दोस्तों अगला जो पार्ट आ गया वो हमारा पर्यावरण का है, अर्थात EVS का है। ठीक है ना, 15 नंबर का हिंदी आया, 15 नंबर का इंग्लिश आया, टोटल दोनों मिला करके 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों 30 नंबर के। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो EVS का अर्थात हमारा पर्यावरण का जो पहला प्रश्न था यह है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में 5R सिद्धांत में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो है पहला
रिनोवेट, या ऑप्शन नंबर सी है रीयूज, या ऑप्शन नंबर डी है रिकवर। तो दोस्तों जो 5R सिद्धांत है उनमें कौन सा शब्द नहीं है? तो जल्दी से अपना आंसर लगाए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों रिनोवेट। ठीक है, पर्यावरण तो ये बोलता है कि उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करना चाहिए और पुनः प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो रिकवर, रीयूज और रिड्यूस ये क्या है दोस्तों 5R सिद्धांत में शामिल होने वाले शब्द है। ठीक है, और जो रिनोवेट है वो 5R सिद्धांत में शामिल नहीं है, इसलिए हमारा बी आंसर, ये बी ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, पीसीआरए का पूरा नाम है। पीसीआरए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, या ऑप्शन नंबर बी है शुद्धिकरण रसायन अनुसंधान संघ, या ऑप्शन नंबर सी है शक्ति संरक्षण अनुसंधान संघ, या ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन कार्बनिक रसायन विज्ञान अनुसंधान संघ। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, आप बताइए। पीसीआरए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? आपने क्या किया एग्जाम में दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दोस्तों, संकटापन्न वन्य जंतु है, अर्थात दोस्तों ऐसा कौन सा जंतु है जो एक संकटग्रस्त है, अर्थात हमारे पर्यावरण से खत्म होने जा रहा है। ठीक है, जो खत्म होने की कगार पर है, बहुत ही कम है, आजकल दिखाई नहीं देता है। ऐसा कौन सा जंतु है दोस्तों? लोमड़ी, नीलगाय, सुनहरी बिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी है मोर। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीलगाय। ठीक है दोस्तों, नीलगाय एक ऐसा जंतु है जो संकटापन्न वन्य जंतु है। ठीक है, अर्थात संकटग्रस्त है ना। तो अगला अर्थात इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, है ना। अगला देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का वन क्षेत्रफल में पूरे देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, सातवां या पांचवा स्थान? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का वन क्षेत्रफल में पूरे देश में जो नंबर है वो पहले नंबर पे है। ठीक है, वन के मामले में कहा जाए तो मध्य प्रदेश में वन का जो क्षेत्र है या जो भूमि है, वन के लिए जो भूमि है वो सबसे ज्यादा है इस पूरे देश में। ठीक है, अर्थात मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है ना। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन, ये जो दोस्तों जी ये जो ओजोन परत होता है इससे संबंधित दो प्रश्न आए हैं। ठीक है, कितने दोस्त, एक तो ये है और एक इसके आगे भी है शायद, है ना। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 20 जुलाई या 15 मई, 20 अक्टूबर या 16 सितंबर। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो दोस्तों पॉलीथीन के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है? मीथेन, एथीन, या ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेन, या ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों जो पॉलीथीन के संश्लेषण में एथीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद है। अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद है आपंक, ऑप्शन नंबर बी है बायोगैस, या ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद जो है वो आपंक और बायोगैस दोनों ही है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? सी इज राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों,
पदार्थों के विगलित होकर खाद्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है। क्या है कि दोस्तों, पदार्थों को विगलित होकर खाद्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, या ऑप्शन नंबर सी है स्थिरीकरण, या ऑप्शन नंबर डी कंपोस्टिंग। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों ये जो हमारे यहाँ जो वस्तुएं रहती है कि जैसे केले का छिलका हुआ है ना, 1-2 दिन का खाना हुआ, और जो खाने वाली जो चीज़ें होती जो भी गलित हो सकती है, उस प्रक्रिया को हम जो कहते हैं वो कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, है ना। अगला देखिए दोस्तों, ये रहा। देखो दोस्तों, मैं बोल रहा था ना कि ओजोन परत से संबंधित 2 क्वेश्चंस आए हैं इस बार उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु जो परीक्षा आयोजित हुई है 8th क्लास वालों के लिए, 9th क्लास में प्रवेश हेतु। ठीक है, तो ये जो पेपर हुआ उसमें 2 प्रश्न ओजोन से ही रिलेटेड आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ओजोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों, यह सजीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। क्या दोस्तों ओजोन परत सजीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है? यह ऑप्शन नंबर बी है, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यह ऑप्शन नंबर सी है, वायु में इसका अनुपात 3% है। यह ऑप्शन नंबर डी है, यह वायु का प्रमुख घटक है। तो क्या आंसर हमारा सही होगा दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों ये जो ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, है ना। अगला देखिए दोस्तों, अगला है 40 नंबर का क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण है। दोस्तों जनसंख्या किस कारण से वृद्धि हो रही है हमारे देश में या राज्य में? बोले जनसंख्या किस कारण से ज्यादा वृद्धि हो जाती है जनसंख्या की? निम्न साक्षरता से, या कम आयु में विवाह कर देने से, या ऑप्शन नंबर सी है परिवार नियोजन में विमुखता से, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो जनसंख्या वृद्धि के कारण है वो क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जनसंख्या ये जो लगातार बढ़ रही है, सालों साल बढ़ती जा रही है ना, तो वो उपरोक्त सभी हमारा सही विकल्प होगा। ठीक है, कम पढ़े लिखे होने के कारण भी 2 से ज़्यादा बच्चे कर देते हैं। ठीक है, सरकार ने नियम भी बनाए हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन पर मतलब कुछ न कुछ कड़े कार्रवाई कर रही है। जैसे हाल ही में अभी न्यूज़ या कुछ चैनलों पे न्यूज़ देखे होंगे कि जो भी मतलब गवर्नमेंट सर्विस में है और जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन पर सरकार कुछ न कुछ कदम उठा रही है ना। तो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो निम्न साक्षरता, कम एजुकेट है इसलिए कम आयु में विवाह कर देते, इसलिए भी ज़्यादा जनसंख्या हो रही। परिवार नियोजन में विमुखता। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, है ना। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखिए दोस्तों 41, पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों कोई जंतु या कुछ जैसे कोई शुतुरमुर्ग मर गया या कोई भी जो जंतु मर जाते, कीड़े, ये जो कोई कुत्ता मर गया या कोई भी जानवर मर जाता है, ठीक है, तो मरने के बाद वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद क्या करता है, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें जो कीड़े लग जाते हैं, सड़ गल जाता है। ठीक है, तो उसको जो विघटित करने वाले जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उनको जो विघटित करने का जो काम करते हैं, जो कीड़े रहते हैं ना, तो सड़ जाते हैं, है ना। कोई जानवर मर जाने के बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाता है, तो उसमें जो कीड़े रहते हैं उन कीड़ों को अपघटन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? अपघटन। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंध है? दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, या ऑप्शन नंबर सी है रेशम उत्पादन से, या ऑप्शन नंबर डी है शहद उत्पादन से। तो दोस्तों नीली क्रांति जो है वो किसानों के लिए है,
किसानों की आय में वृद्धि करना है या किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, तो किसान मछली को पाले, ठीक है, किसान मछली को पाले और उससे अपनी आमदनी में वृद्धि कर सके। इस कारण सरकार ने एक नीली क्रांति लाई है। नीली क्रांति के तहत दोस्तों किसानों को मछली का उत्पादन करना है, या किसान हो या कोई भी हो, ठीक है। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली उत्पादन से है, ठीक है ना दोस्तों। तो नीली क्रांति के तहत सरकार मछली उत्पादन के लिए बहुत सारे योजनाएं बना रखी है। उन योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना दोस्तों। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मछली उत्पादन, है ना। नीली क्रांति जो वो है मछली उत्पादन से। अगला देखिए दोस्तों 43 का, निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गी की नस्ल से संबंधित है। तो इसको आप अलीराजपुर क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, खास करके झापा वाला क्षेत्र जो है, ठीक है। तो साइलो, गंबूसिया, ब्रूडर या कड़कनाथ। तो दोस्तों जो मुर्गी की नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों मुर्गी की जो नस्ल है वो कड़कनाथ है, और खास करके झाबा साइड जो है उधर की जो जलवायु है वो कड़कनाथ नस्ल की जो मुर्गी है उनके लिए बहुत ही अच्छी जलवायु मानी जाती है, इसलिए वहाँ पर कड़कनाथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। लोग बाग हर घर में इसका पालते हैं, ठीक है दोस्तों, मुर्गे को, कड़कनाथ को, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखिए दोस्तों, वह ऊर्जा स्रोत जो निरंतर प्रदूषण फैलाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो कम से कम प्रदूषण फैलाता है। कोयला, डीजल, सीएनजी या पेट्रोल। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो सीएनजी होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, सीएनजी। सीएनजी देखिए जैसे ऑटो होता है ना, रिक्शा जो रहता है उसमें कोई ऑटो जो रहते हैं वो सीएनजी से चलते हैं, कोई वैन होती है ना दोस्तों जो सीएनजी गैस से चलती है ना, तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, सी ऑप्शन, है ना। अगला देखिए दोस्तों, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। वेनिस, रोम, जेनेवा या पेरिस। तो दोस्तों जो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो स्थित है वो रोम में है, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, रोम, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए दोस्तों 46, भारत सरकार ने श्री निहाल चंद बिश्नोई को सम्मानित किया है। तो दोस्तों भारत सरकार ने श्री निहाल चंद बिश्नोई को किस चक्र से सम्मानित किया है। पद्मश्री से, शौर्य चक्र या परमवीर चक्र, या ऑप्शन नंबर डी है वीर चक्र। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जो सरकार ने निहाल चंद बिश्नोई को जो सम्मानित किया है वो शौर्य चक्र से किया है। किससे दोस्तों, शौर्य चक्र आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया है वो 5th क्लास से है, ठीक है, और जो परीक्षा हुई वो 8th क्लास वालों के लिए हुई है, 9th क्लास में प्रवेश के लिए, ठीक है। बल्कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो 5th क्लास से भी है, अर्थात हम समझ सकते हैं कि ये जो उत्कृष्ट या मॉडल स्कूल या विद्यालय में प्रवेश है तो जो परीक्षा आयोजित होती है उनमें से 5th क्लास, 6th, 7th या 8th क्लास से भी पूछे जाते हैं, अर्थात आपको 6th से लेके 8th तक का पूरा ज्ञान होना चाहिए इसे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 5th क्लास की हिंदी बुक है, उसका पहला चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा, वहां से पूछा गया है, ठीक है। तो उसके जो लेखक है वो कौन है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी, या ऑप्शन नंबर बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा, या ऑप्शन नंबर डी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो माखनलाल चतुर्वेदी होगा, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है ना। अगला देखिए दोस्तों 48 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत से बच्चे होंगे जो 12 जनवरी करके आ गए होंगे, ठीक है, लेकिन हमारा ये आंसर गलत होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है 12 जनवरी, 21 जनवरी, 12 जून या 21 जून।
तो दोस्तों 12 जनवरी को जो है वो युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? युवा दिवस। ठीक है, तो ये जो योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों? योग दिवस पूछ रहा है ना। अगला देखिए दोस्तों 49 का, मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों मालवा का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों मालवा का लोक नृत्य राय नृत्य, मटकी नृत्य, कांडा नृत्य या ऑप्शन नंबर डी है शेरा नृत्य। तो दोस्तों इसमें मालवा क्षेत्र में आने वाले लगभग इसमें 2 से 3 नृत्य है। हालांकि इसमें मुख्य रूप से कौन सा नृत्य है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, मालवा का लोक नृत्य, मालवा का मुख्य रूप से लोक नृत्य कौन सा है, अर्थात मालवा का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो मटकी नृत्य है। ठीक है, बहुत ही बड़ी मात्रा में दोस्तों मटकी नृत्य किया जाता है। ठीक है, आप जैसे उधर कुक्सी, धार, मनावर, बागटाटा इधर चले जाए। ठीक है, तो इसका बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है, इस नृत्य का, मटकी नृत्य का। ठीक है, तो इसका हमारा बी आंसर सही होगा। अगला देखिए दोस्तों, किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सिटी ऑफ जॉय किस शहर को जाना जाता है? मांडू, खजुराहो, पंचमढ़ी या फिर सांची। तो इसमें दोस्तों जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पेपर। ठीक है, आपको ये पेपर देखना चाहिए, लगाना चाहिए, आपकी तैयारी कहाँ तक है, किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है पेपर्स, तो आप भी इसको लगा सकते हैं। आगे भी देखिए वीडियो, जैसे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो और कुछ बच्चे पीएससी वाले भी होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ना। तो इसका जो आंसर होगा वो मांडू, सिटी ऑफ जॉय जो कहा जाता है वो मांडू को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ए, है ना। अगला देखिए दोस्तों 51 का, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है प्री में पूछा जा सकता है ना, ऐसे क्वेश्चंस प्री हुआ, जो पीएससी का प्री होता है ना उसमें। तो दोस्तों संविधान में जो है 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, लेकिन ऑप्शन में दिया है 14, 18, 22 और 26। तो हमारा जो आंसर होगा वो 22 होगा। ठीक है, संविधान ये संविधान में जो 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है ना दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला है 52, स्वच्छ भारत का इरादा गीत किसने लिखा था? ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वच्छ भारत का इरादा, ये जो गीत है वो किसने लिखा है दोस्तों? प्रसून जोशी, गोमती प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है, ये सी है बाबा आमटे, या ऑप्शन नंबर डी है अनजान। किसने लिखा था दोस्तों? ये जो गीत है ना स्वच्छ भारत का इरादा, यह गीत प्रसून जोशी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, किसने? प्रसून जोशी। अगला देखिए दोस्तों 53 का, किस राज्य में जटायु नेचर पार्क स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में जटायु नेचर पार्क स्थित है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गोवा, बी केरल, सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो दोस्तों ये जो जटायु नेचर पार्क स्थित जो है वो है दक्षिण भारत, एकदम दक्षिण में है, केरल में। ठीक है, कौन सा दोस्तों? केरल हमारा राइट आंसर होगा, है ना। अगला देखिए दोस्तों 54 का, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? एकदम दोस्त जीके का है, करंट है। ठीक है, विपिन रावत, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली या अजय डोभाल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कैसे घुमाया क्वेश्चन ने, एक तो नेता का नाम दे दिया नरेंद्र मोदी, एक विराट कोहली खिलाड़ी, और एक इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजय डोभाल जी, और एक है विपिन रावत। ये हमारे क्या थे? विपिन रावत को दे दिया। अभी हाल ही में क्या है, ये एरोप्लेन क्रैश हो गया था, उसमें उनकी मौत हो गई थी। तो ये भी बहुत ही मतलब हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो इसलिए इसको भी पूछ लिया गया। लेकिन भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो हमारे
ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अजीत डोभाल। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, अजीत डोभाल। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है? खंडवा, विदिशा, मुकुंदपुर या बैरागढ़? तो दोस्तों व्हाइट टाइगर सफारी ये जो स्थित है वो मुकुंदपुर में है। ठीक है, क्या है दोस्तों, मुकुंदपुर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अहिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों आप समझ सकते हैं इसमें लोक नृत्य से संबंधित 2 प्रश्न आए हैं। ठीक है, कितने दोस्तों, 2 प्रश्न, और ओजन परत से 2। तो आप ये जो प्रैक्टिस सेट लगा, ये प्रैक्टिस सेट करके दोस्तों ये जो पेपर हुआ है उसको आप थोड़ा मतलब डीपली जा करके सोचना और विचारना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, कैसे आया, पेपर कितना घुमाया है। ठीक है, किस किस क्लास से कितना पूछा गया है, तो आप उसका एनालिसिस करेंगे और उसको देखेंगे थोड़ा डीपली, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा पेपर और आपके लिए आसानी होगा अगले साल वालों के लिए बोल रहा। ठीक है, तो भारिया, सहरिया ऑप्शन नंबर सी है बेगा, ऑप्शन नंबर डी है भील। आर्य लोक नृत्य किस जनजाति का है दोस्तों? तो आर्य लोक नृत्य जो है दोस्तों भारिया जनजाति का है। ठीक है, कौन सा दोस्तों, भारिया जनजाति। ये जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश के एकदम दक्षिण भाग में पाई जाती है। ठीक है, छिंदवाड़ा क्षेत्र में, है ना। अगला देखिए दोस्तों, ये जो भारिया, देखिए दोस्तों ये भारिया जनजाति जो है शायद 5th क्लास में हिंदी में एक चैप्टर है जनजाति। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके दोस्तों एक लेसन है ना, उससे पूछा गया है ये। ठीक है, इसका आंसर हमारा भारिया होगा। अगला देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल उपाध्याय, या ऑप्शन नंबर डी है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो कहे जाते हैं वो है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दोस्तों, 58 का हेलियोडोरस स्तंभ अभिलेख किस प्राचीन शहर में स्थापित है? दोस्तों हेलियोडोरस एक बहुत ही प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, सम्राट अशोक का यह अभिलेख है ना। और ये जो अभिलेख है वो विदिशा के बेसनगर में स्थित है ना। तो इसमें जो ऑप्शन दिए उज्जैन, महेश्वर, नवदा टोली, या ऑप्शन नंबर डी है बेसनगर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बेसनगर, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए दोस्तों, 59 का तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों तानसेन एक ये जो आपने क्या बोलना चाहिए, राजा वीर सिंह बुंदेला, ये बुंदेला ये जो राजा थे रीवा के, तो रीवा के ये जो राजा थे वीर सिंह बुंदेला, वहाँ पर भी उन्होंने शासन किया। तो उनके राज दरबार के एक कवि थे और कवि या संगीत में बहुत ही अच्छे थे, है ना। तो ये जो वीर सिंह बुंदेला ये जो राजा थे उनके राज दरबार में संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रामतनु पांडे। लेकिन ऑप्शन ये जो ऑप्शन दिए हैं वो कृष्णराव स्वामी विरजानंद, और दूसरा ये सी डी वाला दिया है बीजू बावरा। बट इसका जो तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे थे। ठीक है ना दोस्तों। तो अगला देखिए, अगला है हमारा कोरोना वायरस परिवार से संबंधित अन्य कौन सा वायरस है? तो दोस्तों कोरोना वायरस संबंधित परिवार से है कौन सा वायरस दोस्तों? HIV, या ऑप्शन नंबर बी है इन्फ्लुएंजा, या ऑप्शन नंबर सी है सार्स और मेरस, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सार्स और मेरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 61
नरम धातुएं है? सोडियम व पोटेशियम, या ऑप्शन नंबर बी है कॉपर व आयरन, या ऑप्शन नंबर सी है जिंक व टीन, या ऑप्शन नंबर डी है लेड व प्लेटिनियम। तो दोस्तों इनमें ये जो दिया है ऑप्शंस में, उन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे नरम है? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? आप अपना आंसर लगाए दोस्तों जल्दी से, ठीक है। क्या होगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा क्वेश्चन अपना 61 का था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 61 होगा दोस्तों सोडियम व पोटेशियम, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? सोडियम व पोटेशियम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए दोस्तों, सही कथन है सभी अधातुएं तन्य होती है, या सामान्य धातुएं तन्य होती है, या ऑप्शन नंबर सी है कुछ अधातुएं तन्य होती है, या ऑप्शन नंबर डी है सभी धातुएं तन्य होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो बी हमारा सही आंसर होगा, सामान्य धातुएं तन्य होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह है। तो दोस्तों ये 6th क्लास में है, ठीक है। पृथ्वी ये 6th क्लास में जो भूगोल है उसमें ये दिया गया है, अर्थात ये क्वेश्चन जो है 6th क्लास से पूछा गया है। मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि आपको 5th क्लास, 6th क्लास, 7th और 8th क्लास को थोड़ा एक अच्छा सा सामान्य नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जो भी पढ़ के जा रहा है आपको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। आप 8th में पहुंच चुके हैं तो 5th, 6th और 7th का थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह जो था वो हमारा आर्यभट्ट था। कौन सा दोस्तों? आर्यभट्ट, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन दिए हैं एजुसेट, इनसेट और IRS, बट हमारा जो आंसर होगा वो आर्यभट्ट होगा, ठीक है। आर्यभट्ट हमारा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह था, है ना। अगला देखिए दोस्तों, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये 8th क्लास से आया क्वेश्चन, ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया दोस्तों? टोरिसेली, गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन, या ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो टोरिसेली ने किया था, ठीक है। किसने दोस्तों? बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था, है ना। अगला देखिए, अगला है आयरन का अयस्क है पीच ब्लेंड, ऑप्शन नंबर बी है अर्जेंटाइन, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर डी है क्रायोलाइट। तो दोस्तों आयरन का अयस्क जो है वो मैग्नेटाइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों 66, निम्न में से सबसे हल्का परमाणु कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन परमाणु। तो दोस्तों हल्का, सबसे हल्का, जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे या शायद केमिस्ट्री 8th क्लास में रसायन विज्ञान, हाँ है दोस्तों, तो उसमें रसायन विज्ञान में एक पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। उसमें सभी परमाणु दिए हुए रहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से जितनी हल्की धातु रहती है वो सबसे पहले नंबर पर होती है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो पहला होता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो पहले नंबर पे आता है, ठीक है। तो अर्थात हमारा जो हल्का धातु या परमाणु कण जो है वो परमाणु है, ठीक, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए दोस्तों, ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सल्फर, या ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, या ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो दोस्तों हम जो लकड़ियां जलाते हैं, ठीक है, उनका जो अपूर्ण दहन होता है तो उनमें जो गैस उत्पन्न होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में दिन रात किस दिनांक को बराबर होते हैं? तो दोस्तों 6th क्लास में एक चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है दोस्तों? अक्षांश और देशांतर,
अक्षांश और देशांतर, ठीक है। उस वाले चैप्टर में आता है ये इसमें है ना, आपको बता दे, पृथ्वी हमारा आवास, ये जो बुक है ना, पृथ्वी हमारा आवास दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी बेस पर है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में भी एनसीईआरटी को ही पढ़ा रहा है। तो इसमें ये शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर है, अक्षांश और देशांतर, उससे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, उस चैप्टर से। दोस्तों ये शायद 8th क्लास का ही है, 8th नहीं दोस्तों 6th क्लास का, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च या 26 मार्च। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा दोस्तों। इसमें ये जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पर 23 सितंबर और 22 दिसंबर को क्या होता दोस्तों, एकदम सीधा पड़ता, अपनी किरणें एकदम सीधे। दोस्तों आपको बता दूं कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर एकदम सीधे लंबवत होता है, अर्थात विषुवत रेखा पर जब 21 मार्च को सीधी किरणें पड़ती है, ठीक है, उसी दिनांक को, अर्थात 21 मार्च के सॉरी दोस्तों बोलते ना, 21 मार्च का जो दिनांक है ना, 21 मार्च का जो दिनांक है, उस दिन क्या होता है, रात और दिन बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि उस 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर एकदम सीधे लंबवत गिरती है, ठीक है दोस्तों। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, तब 21 मार्च को सूर्य की किरणें एकदम लंबवत होती है और उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी का दिन होता है, ठीक है। 21 मार्च को एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, 21 मार्च को क्या आएगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में कब आएगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी का जो दिन होगा वो 21 मार्च को होगा। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जो विषुवत रेखा पर होगा ना, वो कब होता है दोस्तों, 21 मार्च, सॉरी दोस्तों, जो कर्क रेखा पर होता है वो 21 जून को होता है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा देख के बताना पड़ेगा आपको, लेकिन इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर एकदम सीधा लंबवत होता है, ठीक है, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। साल में 2 बार दिन और रात बराबर होता है, एक तो 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब 21 मार्च को जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, तब विषुवत रेखा पर एकदम सूर्य उसके ऊपर होता है, ठीक है, जस्ट एकदम ऊपर, और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है विषुवत रेखा के ऊपर 21 मार्च को, जब वो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तब, ठीक है। और दूसरा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य एकदम लंबवत होता है, उस समय जब वह उत्तरी गोलार्ध से वापस दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करता है तब, ठीक है। तो सूर्य विषुवत रेखा को साल में 2 बार क्रॉस करता है, अर्थात 2 बार इधर से उधर होता है। पहला एक तो 21 मार्च को जब वह उत्तरी गोलार्ध में आता है, दूसरा जो वह 23 सितंबर को जो वह वापस दक्षिण गोलार्ध में जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो भारत देश है वो एकदम कर्क रेखा के ऊपर है, अर्थात भारत देश के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा जाती है, अर्थात 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा लंबवत होता है, मतलब उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है हमारा, ठीक है। 21 जून को, कब दोस्तों, 21 जून को, ठीक है। तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में आता है सूर्य,
और 21 जून तक धीरे धीरे विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर 21 जून तक आ जाता है। ठीक है, 21 जून तक आ जाने के बाद फिर वापस वो उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है और 23 सितंबर तक वापस विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत होता है सूर्य। ठीक है, जो वह दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करता है। उसी तरह फिर मकर रेखा आती है उधर दक्षिण गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में जैसे ही वो जाता है तब वहां पर क्या होता है दोस्तों, 22 दिसंबर, कब दोस्तों, 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम लंबवत होती है। जिस प्रकार हमारे यहाँ 21 जून को होती है, उसी प्रकार 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य एकदम लंबवत होता है और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। जब 23 सितंबर को जो वे वापस जाता है दक्षिण गोलार्ध में, तब होता है लंबवत विषुवत रेखा के ऊपर, और 21 मार्च को जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है तब विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो में इसकी चर्चा नहीं करते दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस थोड़ा सा मैं क्या हो गया, ज़्यादा उस चैप्टर के अंदर चले गया तो आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग गया, सॉरी दोस्तों। हमारा ये जो वीडियो का उद्देश्य था वो पेपर का एनालिसिस करना था। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 21 मार्च होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों 69 अग्निशामक यंत्र में उपयोग होने वाली गैस, अर्थात दोस्तों आप देखे होंगे जो कहीं पे आग लग जाती है उसको बुझाने में जिस गैस का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी गैस होती है दोस्तों, तो दोस्तों उसमें जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए दोस्तों, अंधेरा, हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है एक वक्र चुंबक की भांति, एक दंड चुंबक की भांति, या ऑप्शन नंबर सी है एक विद्युत चुंबक की भांति, या ऑप्शन नंबर सी है द्विध्रुवी दंड चुंबक की भांति। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन हमारा सही होगा, एक द्विध्रुवीय चुंबक दंड चुंबक की भांति होती है। ठीक है, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुवीय। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों 71 दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव में से यह प्रमुख है। दोस्तों दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों, थर्मोफिलस जीवाणु, राइबोजियम, या लैक्टोबैसिलस, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो दही में होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, बी आंसर सही होगा। अगला देखिए दोस्तों सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, पेंसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या टेट्रासाइक्लिन, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से दीजिए। दोस्तों पेंसिलियम की खोज हुई थी सबसे पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। दोस्तों जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो हमारा बहुत ही लंबा बन चुका दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बोरियत लगेगा, इसलिए हम इसको जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध का एक्सप्लेन करने में लग गए थे। और दोस्तों एक कैमरों के सामने लाइव आके किसी भी चीज़ का एक्सप्लेन करना एक थोड़ा सा कठिन सा लगता है। ठीक है दोस्तों, कैसे दोस्तों इसमें क्या शुरुआती हम ये लाइव आना और एकदम शुरुआती वीडियोस अपलोड कर रहे बना रहे हैं, और कभी लाइव में ऐसे चैनल पर नहीं आए थे, नई है शुरुआती वीडियो हमारी ये दोस्तों लाइव आकर के बनाना थोड़ा सा घबराहट सी होती है ना दोस्तों। तो एक्सप्लेन करने में जो आता है वो उसमें भी थोड़ा सा गलती सा हो जाता, आता वो भी थोड़ा सा घबराहट में गलत सा हो जाता है ना दोस्तों। तो ऐसी जो छोटी मोटी कुछ भी गलतियाँ हो रही समझाने में या कुछ भी आंसर्स में, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं एकदम शुरुआती दिन है हमारे लाइव, तो थोड़ा सा क्या घबराहट में कुछ गलतियाँ हो जाती है दोस्तों, तो उसमें थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा सा
आपके हिसाब से देख लेंगे ना दोस्तों, तो उसमें थोड़ा सा आप मुझे माफ़ करते हुए चलेंगे जो भी गलतियाँ हो रही होगी, ठीक है। तो दोस्तों जंग का जो सूत्र क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है होगा या बी या सी या डी, क्या होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे थे कि Fe2O2 EO3 XH2O क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता दिए। इसी तरह दूसरे भी है, तो आप हम केवल आंसर को लगाएंगे। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो जंग का जो सूत्र है वो Fe2O3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है हमारा ये। 74 का देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन एक विद्युत अपघट्य नहीं है, नमक का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, नींबू का रस या तेल, क्या होगा दोस्तों, एक विद्युत अपघट्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो तेल होगा, क्या होगा दोस्तों, तेल। अगला देखिए दोस्तों 75 का, एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तब उस वस्तु का रंग होगा हरा, पीला, काला या लाल। तो दोस्तों प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो उसका रंग कैसा होगा दोस्तों, तो काला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, काला। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो हमारा इस वीडियो का बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था दोस्तों कि जो 8वीं क्लास में जो बच्चे हैं जो उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल में प्रवेश हेतु परीक्षा दे रहे थे, उनका जो पेपर हुआ तो ये जो पेपर दिए उनके कितने नंबर आए कितने नहीं आए, ताकि वो अपना नंबर जान सके, ये वीडियो देख करके अपना नंबर जोड़ सके और समझ सके, इसलिए ये वीडियो बनाया था, ठीक है दोस्तों। खास जो मेन उद्देश्य हमारा था वो उन बच्चों के लिए था जो उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल्स में प्रवेश हेतु आवेदन किए थे और पेपर दिए हैं, ठीक है, उनके लिए था। तो इसका जो आंसर होगा वो काला होगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, किण्वन की खोज किसने की थी दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों पहला ऑप्शन है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किण्वन की खोज की थी वो थे लुई पास्चर, किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी, ठीक है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुई पास्चर है ना। अगला देखिए दोस्तों, तारों की दूरी मापने की इकाई है दोस्तों, तारों की दूरी मापने की इकाई है। तो तारों की दूरी को मापने के लिए दोस्तों हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया किलोमीटर, मीटर, वर्ग मीटर और प्रकाश, तो हमारा जो आंसर होगा वो प्रकाश होगा, ठीक है, प्रकाश वर्ष होगा। अगला देखिए दोस्तों 78 का, सबसे लंबी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका या ऑप्शन नंबर डी है रक्त कोशिका। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो जो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो दोस्तों तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। अगला देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च या 28 अप्रैल। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, क्या दोस्तों 28 फरवरी। अगला देखिए दोस्तों, तारे टिमटिमाते हैं परावर्तन के कारण, अपरावर्तन के कारण, वर्णक्रम के कारण या ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो क्या आंसर होगा दोस्तों हमारा, तो दोस्तों हमारा ये जो आंसर होगा वो परावर्तन के कारण होगा, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न तो नहीं है दोस्तों, ये जो पेपर में पूछे गए थे वो 100 प्रश्न है, कितने दोस्तों 100 क्वेश्चंस है, बट हम इस वीडियो में केवल 80 प्रश्नों को ही कर पाएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन रहा है दोस्तों, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों लंबा होने के कारण आपको बोरियत लगेगा और इसको देख करके टाइम देख करके लोग क्या करते हैं दोस्तों देखेंगे। पहली बात तो ये है कि लोग इसको ओपन ही नहीं करेंगे वीडियो को, ठीक है। और दोस्तों हम एकदम नए हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया, जैसे कुछ जो फल और जो एक्स्ट्रा बातें कर लेते इस वीडियो में वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्या कि दोस्तों हमको थोड़ा इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है कैसे क्या कितना कैसे मेंटेन करना है, कैसे इस वीडियो को कैसे बैलेंस में लेकर के चलना है, टाइम वीडियो कैसा जो भी है जो भी चलना चाहिए, फालतू एक्स्ट्रा बातें कितनी करनी चाहिए, कितने काम की बातें करनी चाहिए, इतना इसका अनुभव भी नहीं हुआ, धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम केवल पढ़ाई की बात करेंगे अगली बार किसी भी वीडियो में। और ये जो 80 क्वेश्चन करते हैं 20 क्वेश्चन जो बच रहे वो हमारे पर्यावरण ये
सॉरी दोस्तों, ये जो गणित विषय के बचेंगे, ठीक है। तो गणित विषय से हमारे 20 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो गणित विषय का इसलिए छोड़ रहा मैं दोस्तों, क्योंकि गणित विषय का दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। वो मैथ से उसको आपको समझाते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे पेन से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जो भी मैथ्स का क्वेश्चंस होगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद जो आंसर आएगा, कैसे आंसर आया, कैसे करना था और कैसे नहीं करना था, क्या करना था, ठीक है। तो गणित में थोड़ा सा एक विस्तृत और डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए हम पेपर को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगले जो 20 प्रश्न बचे वो गणित के, ठीक है। तो उसको हम एक विस्तृत अच्छे सही ढंग से और व्यवस्थित ढंग से एक्सप्लेन करेंगे गणित को, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, उसका एक अगला पार्ट बना देंगे, ठीक है। इस पेपर का अगला दूसरा पार्ट बना देंगे। तो दोस्तों गणित का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन रहेगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा कैसे करना था कैसे नहीं, और आगे भी तुम्हारे को काम आएगा, ऐसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया इस वीडियो में, ठीक है। तो उसका एक अलग सा वीडियो बना लूंगा। तो दोस्तों उसका वीडियो देखने के लिए इसी पेपर का पार्ट 2 अर्थात गणित सब्जेक्ट का जो छूटा है इस पेपर में आया है, उसका एक अगला पार्ट 2 बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट 2 देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हम जब भी अगला पार्ट इसका बनाए या अगला कोई सा भी वीडियो बनाए तो आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। जिससे कि आप हमारे एक भी वीडियो से वंचित ना रह सको, है ना दोस्तों। इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जो भी छोटी मोटी है, जो भी कुछ गलतियाँ हुई होगी, आपको लगता है ऐसी गलती हो रही है या कुछ ऐसा गलत हो गया, तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा आप देख लेंगे, है ना दोस्तों। हमारे एकदम नया चैनल है और लाइव आना हमारा लाइव में एकदम शुरुआती दिन है, तो ऐसी कुछ गलतियाँ हो जाए या कुछ मिस्टेक हो जाए, वीडियो के सामने आकर के कैमरों के साथ में आकर के बात करना या एक वीडियो बनाना दोस्तों, उसको लाइक करना। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ जो अपने को पता होता है, जो अपने दिमाग में होता है, अच्छे से अपन बोल सकते बता सकते, उसको भी नहीं बता सकते दोस्तों, ऐसे घबराहट के कारण, ठीक है। तो मेरे को घबराहट तो होती है दोस्तों, लेकिन जितना अच्छे से अच्छा हो सके मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं घबराऊँ ना, एक अच्छे से अच्छा वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूँ अपने आप से भी और हमारे पे खुद पे इतना विश्वास है कि आगे कुछ अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे, हम ऐसे घबराएंगे नहीं और ऐसे हेजेक नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे घबराहट में कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे आपके हिसाब से। शुरुआती दिन है दोस्तों चैनल पर, इसलिए लाइव आकर के आपसे बात करना, कुछ गलतियाँ हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करना और चैनल को लाइक कर दें दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आने वाले दिन में एक अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। हम प्रयास करेंगे, है ना दोस्तों। तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ठीक है, बाय ब्रो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वर्तिक्रम में बेटा सबसे